class beta we are going to solve October November paper 2 2024 ओके भाई। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। वालेकुम सलाम, सुबह वालेकुम सलाम। ज़रा बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग में हैं अभी, ज़रा 2 मिनट दे दो मुझे, एक बार वो ज्वाइन कर लेना। सब एक बार ज्वाइन कर लें तो वी कैन स्टार्ट इन पीस। ओके, चलो शुरू करते हैं, फिर बाकी बच्चे जो रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। भाई आज की क्लास में हमारा जो गोल है वो ये है कि हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर 2024 का जो पेपर है उसको सॉल्व करना है। मेन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होगा उनको आप लोग बेसिकली कर सकते हैं। वैसे तो मेरा गोल ये होगा कि जो थोड़ा हमारे पास मुश्किल क्वेश्चन हैं, जो 6 मार्क्स जो आप लोगों को डिफिकल्ट होती है, वो सब चीज़ें उनको हम लोग इसके अंदर देखें, और जो भी हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। सही है, तो पहली पहली चीज़ मैंने आपको बताया था बेटा कि इन हिस्ट्री पेपर आपको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। आपके आंसर बुकलेट के अंदर आपका आंसर होता है, जबकि ज्योग्राफी की पेपर के अंदर बेटा क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। यहाँ पर भी आप याद रखें बेटा, ज्योग्राफी के पेपर के अंदर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 विल बी इंसर्ट। डॉक्यूमेंट 1 क्या होगा बेटा हमारा, ये देखो ये क्या है, इंसर्ट है। ओके, सो द डॉक्यूमेंट 1 विल बी इंसर्ट एंड द डॉक्यूमेंट 2 विल बी क्वेश्चन पेपर। ओके, ये एक बिल्कुल बेसिक सी एक चीज है कि डॉक्यूमेंट 1 विल बी द इंसर्ट एंड डॉक्यूमेंट 2 विल बी द क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन पेपर। फिर जिस तरह इंसर्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग दोबारा इंसर्ट की तरफ आ जाएंगे, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, सो लेट्स फिल आउट द डिटेल्स। कैंडिडेट नेम हमने लिख दिया जल्दी से, फिर सेंटर नंबर हमने लिख दिया PK 0000123। दोबारा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि आपका बेटा जो कैंडिडेट नेम होता है, जो आपका सेंडर नंबर होता है, जो आपका कैंडिडेट नंबर होता है, ये सब आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री पे मेंशन होता है। तो आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप घबरा जाएंगे सर ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ अवेलेबल होता है, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैप दिया हुआ है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। अच्छा, मैप में क्या बोल रहा है, यूजिंग फिगर 1.1 ओनली एस्टिमेट द डिफरेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस खारान डेजर्ट। अब याद रखो बेटा कि जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमें, आप याद रख लें कि आपको पेपर के अंदर बेटा एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेके जाना क्या है, जरूरी है। सर अब ये ट्रांसपेरेंट रूलर का काम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट रूलर को हम यूज करेंगे बेटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सर ये कैसे होगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे निकाल लिया रूलर, मेरे पास भी एक रूलर अवेलेबल है। अब ये जो बेटा बॉक्स है, ये जो आपको दिया हुआ है, ये कहलाता है स्केल। ये क्या कहलाता है, ये स्केल कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, ये स्केल कहलाता है। अब हम स्केल को किस तरह यूज करेंगे, हमने अपने रूलर को पुट करना है स्केल के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो मुझे दिख रहा है कि जो स्केल के 100 किलोमीटर्स हैं वो मेरे रूलर के क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि मेरा 1 सेंटीमीटर रूलर का 1 सेंटीमीटर जो है बेटा वो किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर्स ऑफ स्केल। मेरे रूलर का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर ऑफ स्केल। इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसने मुझे बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट का डिफरेंस चाहिए। सही है, तो ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास ईस्ट है। हम लोग फारदेस्ट पॉइंट जो होगा, बिल्कुल जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पे अपने स्केल को पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 बिल्कुल यहाँ पे पुट किया, और फारदेस्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, यहाँ पर है, समथिंग यहाँ पर। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सम सम 390 कुछ आ रहा है। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 390 किलोमीटर आ रहा है। किस तरह कि यहाँ पर 3.9 cm मेरे पास आ रहा है, राइट। और मैंने बोला कि 1 cm क्या है मेरे पास, इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू द स्केल। अगर 1 cm 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बेटा 100 किलोमीटर, तो 3.9 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 390 किलोमीटर्स। तो हम गए अपने आंसर के पास, क्या क्या ऑप्शंस दिए मैं, 150 नहीं हो सकता, 650 नहीं हो सकता, नियरेस्ट टू 390 इज 400। तो हम क्या करेंगे बेटा, 400 को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट नहीं करना, इसके इर्द गिर्द बॉक्स नहीं बनाना, एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे, सर्कल द करेक्ट आंसर करेंगे। अच्छा, यूजिंग फिगर 1.1 ओनली आइडेंटिफाई द डेजर्ट विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कहरान डेजर्ट। हम गए भाई, हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, ये मेरा नॉर्थ होता है बेटा, ये मेरा साउथ होता है, वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है। अब ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बोल रहा है,
नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट पे हमारे पास कौन सा डेजर्ट आ रहा है बेटा, हमें यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन है, और इस रीजन पे हमें डेजर्ट मिल रहा है थल डेजर्ट, राइट। नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन आता है और इधर हमें मिल रहा है थल डेजर्ट, तो मैंने कर दिया इसको थल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा थल। फिर बोलता है लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, पता है कि थर्ड डेजर्ट जो है वो लोकेटेड होता है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब बोलता है डिस्क्राइब टू नेचुरल फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप इन पाकिस्तान। याद रख लो बेटा, हमारे पास जो कमांड वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइब वाला जो कमांड वर्ड होगा, डिस्क्राइब मींस कि हमें अपनी बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल मेंशन करना है, राइट। तो आज वो बता देंगे डेजर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो मैंने बताया यहाँ पर बहुत सिंपल से फीचर्स होते हैं, मैंने बोल दिया द डेजर्ट्स इन पाकिस्तान हैव ड्राई एंड बैरन लैंड। और बेसिकली मेरा आंसर यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देना, क्योंकि मेरा कमांड वर्ड क्या है बेटा, डिस्क्राइब वाला। सिर्फ जब एक्सप्लेन बोलेगा या जब वो मुझसे बोलेगा कि डेवलप करो, तभी मैं डेवलपमेंट करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सो वी विल अवॉइड इट। अब चलते हैं आगे, एक पॉइंट और देना है हमें, तो हम बता देंगे ये क्या होता है, बेयर होता है, रॉकी होता है, यहाँ पर हमारे पास सैंड ड्यून्स होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बता देंगे द डेजर्ट लैंडस्केप of Pakistan also features, also features क्या बोल सकते हैं, मैं बोल दूं रगेड लैंड, या फिर अनइवन, या फिर हिली, या फिर रॉकी, कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा also features rugged terrain, ओके। और मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा वंस मैंने पूरा क्वेश्चन करवा लिया होगा, ओके। गिव टू रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन अ डेजर्ट। पहली बात, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मैं बता दूंगा गिव का टू रीजंस, एक्सप्लेन नहीं बोला, सिर्फ बताने हैं, मेंशन करने हैं, ओके। तो मैं बताऊंगा डेजर्ट्स ऑफन हैव एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स। बताना है कि हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो भी हो सकता है, राइट, तो हमें अपनी बात को क्लैरिटी देनी है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स विच मेक विच मेक्स द लाइफस्टाइल डिफिकल्ट। अच्छा, रीजन नंबर वन तो ये हो गया, उसके बाद क्या है हम बता देंगे यहाँ पर लैक ऑफ वाटर है। डेजर्ट्स लैक वाटर विच इज a key component of daily life। ये क्या हुआ, हमारे डेजर्ट के प्रॉब्लम हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिए। स्टडी फिगर 1.2 एंड 1.3 फ्रॉम इंसर्ट। फोटोग्राफ दी हुई होगी हमें दो फॉरेस्ट की। यूजिंग फिगर 1.2 एंड 1.3 ओनली आइडेंटिफाई टू डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरेस्ट शोन। अब हम जाएंगे बेटा कहाँ पर, इंसर्ट की तरफ, जो एग्जामिनर ने हमें रेफर किया है। सो लेट्स गो टू द इंसर्ट। आसान सा काम मैं करूंगा, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम फिगर 1.2 और 1.3 को कॉपी कर लेंगे, ओके। ये रहा फिगर 1.2, ओके। हमने इसको किया कॉपी, क्योंकि इसको हमें स्क्रीन शॉट कर लेगा। हमने इसको लिया कॉपी, राइट। इसको हम ले आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ये आ गया हमारा फिगर 1.2, और 1.3 को भी ले आते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा मैंग्रोव्स वाला जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ये 1.3 है, राइट। इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा, मैं वैसे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो हमें याद रहेगा कि मैंग्रोव्स वाला जो है वो फिगर 1.3 है, ताकि जब हम अपना आंसर लिख रहे हो तो हमें कोई इशू ना हो। यहाँ पर आ गया हमारा दूसरा, ये फिगर 1.3 और ये फिगर 1.2 है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल हमसे रिक्वायर कर रहा है, क्वेश्चन हमसे रिक्वायर कर रहा है कि क्या करो,
आइडेंटिफाई टू डिफरेंसेस, इन दोनों के दरमियान हमें दो डिफरेंस देने हैं, दैट्स इट, हमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। तो मैं पहली बात तो सिंपल मुझे दिख रही है, वो क्या है, टाइप ऑफ ट्रीज क्या है, दोनों के दरमियान बहुत डिफरेंट है। एक जो है हमारे पास वो एल्पाइन या कॉनिफेरस है, लॉन्ग ट्रीज हमारे पास, सही है, जो ट्रंक है वो लॉन्ग है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या, मैंग्रोव्स है, हमारे पास थिन ट्रंक है हमारे पास, और शॉर्ट है, सही है। तो मैं बताऊंगा पहला डिफरेंस क्या है हमारे पास, वन डिफरेंस इज टाइप ऑफ ट्री, फिगर 1.2, फीचर्स हमारे पास कौन सी ट्रीज, एल्पाइन ट्रीज, एंड फिगर 1.3 फीचर्स कौन, सॉरी, मैंग्रोव्स। पार्ट वन हमारा इसका हो गया, जो हमारा जो पार्ट वन था हमने कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट टू। अब क्या बोलता है, अच्छा दो डिफरेंस हमें देना है। तो एक और डिफरेंस क्या मैंने आपको बताया, बिल्कुल अभी बताया था कि हमारे पास बेटा ट्रंक का जो हमारे पास थिकनेस वो वेरी कर रही है, सही है। तो मैं बताऊंगा ट्रंक्स ऑफ ट्रीज इन फिगर 1.2 क्या है हमारे पास बेटा, थिक है, वेयर एज इन फिगर 1.3 दे आर थिन। याद रख लो कि जब भी फिगर का क्वेश्चन देता है बेटा, जब भी मैप का फिगर का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, जो दिख रहा है मैं वो बता दूंगा। आप होशियार ना बने, ओके। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप अपनी 200 IQ वाला ब्रेन इस्तेमाल करें, नो। आपको सिर्फ जो दिख रहा है आप उसको अगर लिख देंगे ना, आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स द रिक्वायरमेंट, दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑल एग्जामिनर वांट्स यू, के वांट्स फ्रॉम यू है कि वो चाहता है कि आप उस पिक्चर को देखें, ओके, और बस आप बता दें आपको क्या दिख रहा है, दैट्स इट। तो मैंने कोई अपनी नॉलेज यूज नहीं की यहाँ पर, मुझे जो दिख रहा है मैंने बता दिया, जो दिख रहा है मैंने बता दिया। इतना हम सब पढ़ते हैं कि मैंग्रोव जो है बेटा वो वाटर में ग्रो करता है, राइट, पता है हमें। हमें पता है कि अल्पाइन जो है स्ट्रॉन्ग, हमारे पास ट्रंक्स लॉन्ग होते हैं, ट्रीज तक सनलाइट मिल सके, सब चीजें। तो हमें क्या करना है, जो दिख रहा है उसको बता देना है, दैट्स इट, दैट्स द गोल। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब इनको हटा लेते हैं हम लोग, हमने वाला क्वेश्चन कर लिया। अब देखो, कमांड वर्ड चेंज हो गया, कमांड वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन आ गया। जब भी क्वेश्चन एक्सप्लेन का होगा और उससे अगर टू लिखा होगा, तो यानी कि एक्सप्लेन के अंदर क्या करनी होती है, मैंने बताया कि बेटा जब भी कमांड वर्ड एक्सप्लेन वाला होगा तो हमें करनी होगी डेवलपमेंट। क्योंकि कमांड वर्ड चेंज हो गया है, तो अब हमें करनी है डेवलपमेंट। और वन डेवलप पॉइंट हमारे कितने मार्क्स देता है, दो। तो टू डेवलप पॉइंट्स यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। Question says, explain two physical factors that can affect the distribution of forests in Pakistan. You should develop your answer. हमारे पास बताना है कि दो फिजिकल फैक्टर्स बता दो, दो फिजिकल फैक्टर्स बता दो जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। और आपने अपने आंसर को डेवलप करना है, उसने आपको बता भी दिया। ऑल दो उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो कमांड वर्ड यूज किया वो आपके लिए इनफ है। बट स्टिल एग्जामिनर बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, उसने आपको बता भी दिया कि भाई क्या करो, अपने आंसर को डेवलप कर दो। हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, डेवलपमेंट तो हमें आती है, बचपन से हमें सीखी हुई है। मगर पहले समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को इफेक्ट करते हैं। तो आ जाओ, फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रहा है। फिजिकल फैक्टर्स में मुझे पता है बेटा, पहला पहला फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड है, राइट। जिस तरह मेरे पास एल्टीट्यूड चेंज होता है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी मेरे पास क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन है, ये भी क्या करती है, एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है हमारे पास टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। उसके बाद क्या हमारे पास, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स द हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। और उसके अलावा मैं बताऊं हमारे पास तो सॉइल यानी कि अलूवियम भी इफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को। अब सर डेवलपमेंट किस तरह होगी, ये कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि डेवलपमेंट में मुझे करना क्या है, किस चीज़ का ख्याल रखूंगा कि पहले मैं अपना सिंपल पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उसका इम्पैक्ट बताऊंगा, राइट। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ हमारे पास। पहली बात तो मैं एक बात कर लेता हूँ मैं एल्टीट्यूड के ऊपर, राइट। तो मैंने लिखा एल्टीट्यूड इज अ फिजिकल फैक्टर
affecting the distribution of forest। सर ये क्या है? ये मेरा सिंपल पॉइंट है। ये क्या है? मेरा सिंपल पॉइंट है। अब मैं क्या बताऊंगा, मैं इसको डेवलप करूंगा, इसका इम्पैक्ट बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा देयर आर fewer trees at higher altitude। There are fewer trees at higher altitude। अब मैं अपनी डेवलपमेंट में दाखिल हो चुका हूँ, सेकंड फेज के ऊपर दाखिल हो चुका हूँ। बताऊंगा एंड ओनली few trees can survive above the snow line of 4000 meters। हो गया काम। दैट्स इट। और अगर आप थोड़ा और से चाहते हैं तो आप इसके अंदर फॉल्स की टाइप मेंशन कर दें, अल्पाइन फॉरेस्ट आप लिख दें। ये क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। मैंने ये बताया कि एल्टीट्यूड क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। फिर मैंने अपनी बात को डेवलप किया, मैंने बताया कि हमारे पास हायर एल्टीट्यूड पे कम ट्रीज होते हैं। इम्पैक्ट क्या है एल्टीट्यूड का? कि हायर एल्टीट्यूड पे ट्रीज क्या होते हैं? कम होते हैं। और फिर मैंने इस बात को किस तरह बताया कि हमारे पास जो स्नो लाइन है 4000 मीटर की, उससे ऊपर क्या है? बहुत कम ट्रीज हमें मिलते हैं। और अगर आप चाहें और बेटर करना तो आप इसके अंदर एल्पाइन फॉरेस्ट को मेंशन कर भी सकते हैं। और इसी का वाइस वर्सा क्या होगा? इसी का वाइस वर्सा होगा कि लोअर एल्टीट्यूड पे मुझे क्या मिलते हैं? मैंग्रूव्स मिलते हैं। नियर द हमारे पास सी लेवल क्या होते हैं? मैंग्रूव्स हमें मिल जाते हैं। ओके, तो हमारा आंसर बोथ वेज जा सकता है। हायर एल्टीट्यूड को भी केटर कर सकता है और लोअर एल्टीट्यूड को भी केटर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ हायर एल्टीट्यूड की बात करूं। ओके, ये बात जरा दिमाग में बिठा लेगा। सही है। अब आ जाओ बात करते हैं। एक बात तो कर ली हमने एल्टीट्यूड की। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई? प्रेसिपिटेशन की, यानी रेनफॉल की या पानी की बात कर लेते हैं। तो मैं बताऊंगा precipitation also affects the distribution of forest। अच्छा, अगर आप इतनी बात लिख देते बेटा तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क दे देगा। अगर आपने पहले आंसर में भी अपनी इतनी बात लिख दी होती तो आपको 1 मार्क एग्जामिनर दे देता, राइट? हमने क्या करना है? डेवलपमेंट करनी है तो हमें पूरे 4 मार्क्स चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि हमारे पास किस तरह हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन है वो इफेक्ट कर रही होती है। आपके ख्याल में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन किस तरह इफेक्ट करती है? प्रेसिपिटेशन का बेटा इफेक्ट हमारे पास जो हो सकता है मेन, वो ये हो सकता है कि देखो, कुछ ट्रीज होते हैं जिनको ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उनके ऊपर सनलाइट ज्यादा बड़ी होती है, तो उनकी इवेपो ट्रांसपायरेशन जो होती है उसका रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। सर व्हाट इज इवेपो ट्रांसपायरेशन? तो इवेपो ट्रांसपायरेशन बेटा वो इवेपोरेशन होती है जो कि हमारे पास ट्रीज के और हमारे पास प्लांट्स के, हमारे पास जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर से हो रही होती है, राइट? तो कुछ ट्रीज की वेपो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज, तो उसकी वजह से उनको रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मैं बताऊंगा सम ट्रीज सम ट्रीज एक्सपीरियंस हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट causing a high evapotranspiration rate amongst them, therefore they require more amount of water in form of precipitation। और ये क्या हो गया बेटा? इजी। इजी मेरी डेवलपमेंट हो गई, इससे कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हमने सिर्फ क्या बताना है? अपनी बात को क्या करना है? हमने अपनी बात को दोबारा से बैक करना है विद एग्जाम्पल और विद एनी कंटेंट और मटेरियल, जिस तरह आपको अच्छा लगे। कोई मसले वाली बात नहीं होती, बस आपने अपनी बात को बैक करना होता है। सिंपल पॉइंट डेवलपमेंट, सिंपल पॉइंट डेवलपमेंट, दैट्स इट। ये करना होता है हमें। डेवलपमेंट में ये होता है कि एक सिंपल पॉइंट लिखा, अगली उस अपनी बात को बैक किया, आपने इम्पैक्ट बताया उसका, या उसको फर्दर हमने उसके पीछे मटेरियल दिया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया हमारे पास। अब आते हैं आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा नहीं, अभी 6 मार्कर नहीं आया।
अच्छा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। सर फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस। अच्छा वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, बड़ा एक इजी सा इसके अंदर वो पॉइंट है, वो ये है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है, आपको एक एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा 4 मार्क का, एक 6 मार्क का मिल जाएगा, बाकी आपके सिंपल होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है। ओके, तो सवाल क्या है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है, कीवर्ड डिस्क्राइब का है, कमांड वर्ड डिस्क्राइब का है, तो कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 बातें मुझे बतानी है। तो मैं बता दूंगा, पहली बात क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ी, फॉर बिल्डिंग फर्नीचर। वेरी इजी पॉइंट, इसके अंदर कोई मसला हमें होना तो नहीं चाहिए। सही है, 1 मार्क मेरा यहाँ पर आ गया। फिर मैं बताऊंगा, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल वुड एंड फायरवुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। यहाँ पे देखो, एक बात का बहुत ख्याल रखना और बहुत ध्यान रखना कि पहले मैंने बताया कि फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिर मैंने उसका आगे यूज बताया है, राइट। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि प्रोवाइड कर रहा है टिम्बर, और किस चीज के लिए टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है, फॉर फर्नीचर। फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल वुड और फायरवुड, और किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहा है, फॉर हीटिंग एंड फॉर कुकिंग, राइट। तो हमने जो बात करनी है, हमने उसका बताना भी है कि ये इंपॉर्टेंस किस तरह पता चलेगी। अगर वो फ्यूल वुड प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह डेली लाइफस्टाइल में, हम बताएंगे कि डेली लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंस इस तरह है कि ये फ्यूल वुड और फाइबर जो प्रोवाइड कर रहा है वो किस लिए है, हीटिंग या कुकिंग के लिए। अगर ये टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस लिए है, फर्नीचर बनाने के लिए, राइट। तो हमें इसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस से रिलेट करना है। ओके, अच्छा फिर क्या आता है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन इज लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या हो गया हमारा 1 मार्क, इजी 1 मार्क हमारे पास आ गया। स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो उसके क्या असर पड़ते हैं, क्या असर पड़ते हैं, तो हम बताएंगे। हमारे पास लॉस ऑफ शेड होता है, हमें क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ शेड हो जाता है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ शेड की वजह से क्या होता है हमारे पास, इंक्रीजेस द टेम्परेचर। नंबर 1, इजी, लॉस ऑफ शेड की वजह से क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस द टेम्परेचर। फिर क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ सीनिक ब्यूटी होती है हमारे पास, राइट। और फिर क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर स्पीशीज होता है, राइट। इजी क्वेश्चन, कोई मसला वाली बात नहीं थी, आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बेटा हमारे पास, ओहो, आप लोगों का फेवरेट, आप लोगों का जाना पहचाना, और जो जो भी आप लोग कह लें, 6 मार्कर। अब सर 6 मार्कर के अंदर बेसिकली ये व्यू है व्यू बी वाला क्वेश्चन है, व्यू है व्यू बी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बोलता है, 2 मेथड्स दिए मैं टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज को इस तरह इस्तेमाल करना कि हम भी यूज कर लें, और फिर हमारे आगे हमारे पास फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो भी उसको प्रॉपरली यूज कर सके, उनके लिए बच जाए, खुद भी यूज कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, राइट। ये क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है। अब 2 मेथड्स दिए हैं, मेथड 1 मेथड 2, यानी कि व्यू ए व्यू बी। सिंपल, हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं कि व्यू ए है और व्यू बी है, ओके, नथिंग न्यू। अच्छा, व्यू ए मेथड 1 क्या बोलता है, प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट एरियाज यूजिंग एफॉरेस्टेशन स्कीम्स। ज्यादा फॉरेस्ट एरिया प्लांट कर लो एफॉरेस्टेशन स्कीम के थ्रू, राइट। मेथड 2 बोलता है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज को क्या करो, बचा लो यूजिंग लॉज एंड रेगुलेशन। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज को क्या कर लो, बचा लो यूजिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होगा क्या कि मुझे किसी एक मेथड को मैं किसी एक भी मेथड को बेटा मैं करूंगा सपोर्ट, और किसी एक मेथड को करूंगा मैं अपोज, ओके।
एक मेथड को मैं शुरू करूंगा बेटा, उसको मैं सपोर्ट करूंगा, और एक मेथड को मैं अपोज करूंगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका तरीका होगा। अब जरा आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के पास रिएक्ट होंगे, आपके पास थम्स अप का रिएक्ट होगा और कोई भी दूसरा रिएक्ट। थम्स अप वाला रिएक्ट कर लें अगर हमें मेथड 1 को सपोर्ट करना है, और कोई भी दूसरा रिएक्ट कर दें आप अगर आप चाहते हैं कि मेथड 2 को सपोर्ट किया जाए। बस इतना सा बता दें मुझे, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, जनरल आइडिया। हार्ट और थम्स अप कर लेते हैं, चलो हार्ट और थम्स अप। थम्स अप मीन्स मेथड 1 को सपोर्ट करना है, और हार्ट मीन्स कि मेथड 2 को सपोर्ट करना है। फास्ट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। ओके ओके, सही है भाई, हमारे पास हार्ट ज्यादा है और हमारे पास थम्स अप कम है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग मेथड 2 को करेंगे सपोर्ट, और मेथड 1 को करेंगे ओपोज। मेथड 2 को सपोर्ट करना है मुझे, और मेथड 1 को मुझे ओपोज करना है। सही है। अच्छा, अब क्या है, किस तरह होगा, जरा ये समझ लो। पहले मैं शुरू करूंगा उस बात से जिसको मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं अपना पहले ग्राउंड ले कर दूंगा, ताकि जब मैं अगली बात को अपोज करूं तो वो कोई अजीब सी बात ना लगे एग्जामिनर को। ओके, सही है। जब मैं अपने अगले पॉइंट को जब मैं अपोज करूंगा, तो एग्जामिनर को वो बात अजीब सी या बिल्कुल उसके लिए न्यू ना हो, तभी हम क्या करेंगे, अपने पहले पॉइंट को सपोर्ट कर देंगे। सर याद रख लें, जो आपका ओपिनियन है, जजमेंट है, आंसर के शुरू में भी हो सकती है, आंसर के बीच में भी हो सकती है, और आंसर के एंड में भी हो सकती है। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो आ जाओ मैं बताऊंगा। प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज यूजिंग लॉज एंड रेगुलेशन। अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे किस तरह, वहां पर आप रेंजर्स को, जो फॉरेस्ट रेंजर्स जो होते हैं उनको लगाएंगे कि कोई फॉरेस्ट की यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ना करे आकर हमारे पास। आप क्या करेंगे, वहां पर लॉज लगाएंगे, लोगों को फाइन करेंगे। सही है, इस तरह के काम करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास बेहतर तरीका होगा, जो हमने बोला कि ये हमारे लिए अच्छा तरीका है। सही है। तो आज मैं बताऊंगा, मैं शुरुआत में अपना ओपिनियन दे रहा हूँ अभी। मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ। इन माई ओपिनियन, मेथड 2 is the most effective way। ये क्या हुआ बेटा, मेरा सिंपल पॉइंट हो गया। अब आप, मैंने बहुत सारे बच्चों के 6 मार्क्स के आंसर्स पढ़े हैं। सबसे बड़ा इशू क्या होता है उसके अंदर, कि आप लोग ना पूरा का पूरा जो उसने क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ होता है ना, आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। नहीं, आप बता दें उसको सिर्फ मेथड 2 है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उसको पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी, दस्ताने नहीं सुनानी हमें। ओके, हमने सिर्फ इतना बोला कि मेथड 2 है, तो उसको पता चल गया कि मेथड 2 में किस चीज की बात हो रही है, प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बाय यूजिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट। तो अब मैं अगर पूरा लिखता कि इन माय ओपिनियन प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरियाज यूजिंग लॉज एंड रेगुलेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, तो बहुत लंबी हो जाती। नो, वी डोंट नीड टू डू दैट। हमने सिर्फ बोल दिया मेथड 2, मेथड 2 ये है, उसको पता है, उसने हमें लिख के दिया हुआ है, हमारा सिंपल पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सर, इसको मैं आगे किस तरह बिल्डअप करूंगा, मैं बताऊंगा। मेरी डेवलपमेंट देख लेगा बाप, होगा क्या हमारे पास, मैं बताऊंगा। टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रेंजर्स, बल्कि फॉरेस्ट रेंजर्स को हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ। और मेरे पास एक और एग्जाम, एक अच्छी चीज भी आ गई। फॉरेस्ट लाइक, फॉरेस्ट लाइक एल्पाइन एंड मैंग्रोव्स। मेरी एग्जाम्पल हो गई। मैंने क्या लिखा देखो, मैंने यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल दे दी। यहाँ पर क्या हुआ, मेरी एग्जाम्पल कंप्लीट, डन। कुछ भी नहीं, सिर्फ मेंशन करने का नेम एग्जाम्पल चाहिए थी, मैंने दे दी, मेरी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। तो मैंने बोला क्या होगा, फॉरेस्ट रेंजर्स विल बी एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर देम, विच विल result in job creation, allowing the local people with
more earning opportunities, allowing with allowing the local people with more of earning opportunities and providing them a better lifestyle. हो गया. दिस वॉज माई डेवलपमेंट. दैट्स इट. मैंने क्या किया, मैंने बताया कि हमारे पास सिंपल पॉइंट क्या था मेरा, कि मेथड टू मोस्ट इफेक्टिव वे है. मैंने बोला इससे क्या होगा, हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लाइक एल्पाइन एंड मैंग्रोव्स. एग्जाम्पल हो गई. फिर मैंने बताया कि फॉरेस्ट रेंजर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जॉब क्रिएशन होगी, जिससे हमारे पास लोकल लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बेटर हो जाएगा. सही है. डेवलपमेंट डन. इससे ज़्यादा कुछ भी और नहीं चाहिए होता. ओके. अब आते हैं अगेंस्ट वाले व्यू के ऊपर. ये देखो मेरे आंसर के अंदर क्या हो गया, ये मेरा ओपिनियन आ गया, इसका मुझे मिलेगा 1 मार्क. ये मेरा डेवलप पॉइंट 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का, इसके मुझे मिलेंगे 3 मार्क्स. और ये मेरी एग्जाम्पल आ गई, इसके मुझे मिलेगा 1 मार्क. ये मेरी एग्जाम्पल है बेटा, ये मेरी एवेल्युएशन है बेटा, और ये मेरा डेवलप पॉइंट 1 है बेटा. ओके. तो क्या हुआ, मुझे अब तक मिल गए 5 मार्क्स. अब मुझे सिर्फ अगेन से डेवलप पॉइंट 1 लिखना है, डेवलप पॉइंट 2 लिखना है, और मुझे उसका 1 मार्क मिलेगा. वैसे आप ये याद रख लेंगे, आपको 1 डेवलप पॉइंट के 2 मार्क्स है बस. आपकी अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जाम में की रिक्वायरमेंट है वो बोलता है कि जब आपने 6 मार्कर में पहला डेवलप पॉइंट देता है ना, तो 3 मार्क्स का होता है एग्जाम के लिए. मगर हम बच्चों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहे, हम बोलते हैं कि आपके दोनों डेवलप पॉइंट्स 2-2 मार्क के ईच हैं, ताकि आप लोगों को क्या रहे, आसानी रहे. ओके. तो हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे. हमारे नजदीक 1 डेवलप पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स. सही. तो मैं इसको यहाँ पर 2 ही रख रहा हूँ, 3 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे. पेपर में तो दिन कम देना है, अभी आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करने का मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है. अब आता हूँ मैं अगेंस्ट के ऊपर. क्या बोलता है, हमने प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट एरियाज यूजिंग अफॉरेस्टेशन स्कीम को क्या करना है, अपोज करना है. तो मैं इसको जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. मैंने बोला मेथड टू इज अनसुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. ये मेरा सिंपल पॉइंट हो गया. अफॉरेस्टेशन स्कीम will require a lot of funds, for which Pakistan will have to take loan due to its weak economy and pay back with interest, which will further weaken the economy and increase the debt. That's it. और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया. सही है. तो ये क्या था, हमारा 6 मार्कर था. कितनी लाइन में आया, बस. ये होता है बेटा 6 मार्कर्स. आप लोग पूरी पूरी दास्तानें लिख के आते हैं, कहानियां लिख कर आते हैं. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सही है. तो अब जरा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज देखता हूँ, क्वेरीज समझता हूँ, और फिर हम लोग मूव करेंगे आगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट रिकॉर्डिंग. आ जाओ भाई, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 3. इंसर्ट अ मैप ऑफ एवरेज विंड स्पीड्स दिया हुआ है. अच्छा अच्छा अच्छा. भाई ये वाला क्वेश्चन में क्या है, हमें मैप दिया हुआ होगा, उसके ऊपर हमारे पास हॉट मैप होता है, ये कहलाता है हमारे पास हॉट स्पॉट वाला मैप कहलाता है, जिसके ऊपर उसने रेड ब्लू ग्रीन किया हुआ होगा. और वो बोल रहा है कि विंड स्पीड्स दी हुई होंगी, और बोल रहा होगा बताओ कि कहाँ पे विंड स्पीड ज्यादा है, कहाँ पे विंड स्पीड्स क्या है, कम है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता. आ जाओ जल्दी से इंसर्ट की तरफ चलते हैं. ये रहा हमारा मैप, राइट. इसको हम पूरे मैप को जरा यहाँ से पिक कर लेंगे, ताकि मैं आप लोगों को वहीं पे समझा सकूँ.
बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है इसका। वैसे ओवरऑल ज्योग्राफी तो हलवा होता है यार, ज्योग्राफी में तो कोई मसला ही नहीं है। ज्योग्राफी में तो आप लोगों को 65 60 70 लाने चाहिए यार, कुछ भी करके। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि बताओ, सवाल क्या है, आइडेंटिफाई टू पॉसिबल साइट्स विथ लीस्ट पोटेंशियल, विथ लीस्ट पोटेंशियल। लीस्ट का मतलब होता है कि सबसे कम, सही है। तो लीस्ट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, लीस्ट पोटेंशियल का मतलब ये है, लीस्ट पोटेंशियल का मतलब ये है कि बेटा इधर विंड स्पीड्स क्या होंगी, इधर विंड स्पीड्स क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, राइट। तो आ जाओ, रेड का मतलब है वेरी हाई विंड स्पीड, हमारे मतलब की नहीं है, येलो भी हमारे मतलब की नहीं है, मीडियम ब्लू होगा, और डार्क ब्लू क्या है, लो। तो हमारा मतलब यहाँ पर किससे होना चाहिए, डार्क ब्लू वाली, यानी कि लो विंड स्पीड से हमारा मतलब होना चाहिए। तो डार्क ब्लू कहाँ कहाँ पर है, जेड पर है और वी पर है, राइट। तो मैं लिख दूंगा वी, और मैं लिख दूंगा जेड, और मेरा क्वेश्चन डन। अच्छा भाई, ओहो फिगर 3.1 ही चाहिए, तो इसको दोबारा ले आता है। यूजिंग फिगर 3.1 ओनली, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज विद very high wind speeds, describe the distribution of areas with very high wind speeds। अब very high क्या है हमारे पास, देखो रेड वाली very high है, क्या कर सकता हूँ मैं, along the border, बल्कि मैं तो कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, क्योंकि या तो कलर सेम ही यूज हुआ हुआ है, तो आप लोगों को बाद में मसला ना हो। देखो क्या है, along the border with ईरान है, सही है। ये देखो, ये 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 क्या है हमारे पास, नियर द कोस्टल एरिया, क्लोज टू अरेबियन सी है। क्या है हमारे पास, क्लोज टू अरेबियन सी भी है हमारे पास। और फिर क्या है हमारे पास, एक और बात बताऊंगा, हमारे पास मोस्टली क्या है देखो, साउथ और साउथ वेस्ट वाले रीजन में है, सही है। मोस्टली इन साउथ एंड साउथ वेस्ट रीजन्स। ये क्या है इसका हमारे पास आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। बस मैं इनको जल्दी से कॉपी डाउन कर दूंगा, या चलो लिख देता हूँ मैं, 3 मार्क्स का देखा, तो मैंने बता दिया, दे आर लोकेटेड along the border of Iran. They are also present near, नियर हमारे पास कहाँ पर, अरेबियन सी, क्लोज टू द कोस्ट, कुछ भी लिख लें, नियर द अरेबियन सी। और फिर मैं लिख दूंगा दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यस, मगर मैंने दो अलग अलग पॉइंट लिख दिया ना उमर, ताकि मेरे पास आंसर पूरा अलग से आ सके, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नीचे करते हैं, यू टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड पावर बता दूंगा। एक क्या है, बच्चा मैं पूरी वर्डिंग में नहीं लिख रहा, मैं सिंगल वर्ड लिख के जा रहा हूँ बस। वर्डिंग तो आप लोग कर सकते हैं ना, मैंने पहले क्वेश्चन में कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, सही है। रिन्यूएबल होती है हमारे पास, सही है। फिर क्या होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करती, सही है। आगे चलते हैं, ये दे दी हमें, विंड मिल दे दी है। विंड मिल में क्या क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या होता है हमारे पास, ये कहलाते हैं हमारे पास ब्लेड्स। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है बेटा, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, गियर बॉक्स कहलाता है, या कहलाता है टरबाइन, या गियर बॉक्स कह सकते हैं इसको हम लोग। तो ये मैंने बोल दिया, ये क्या है, गियर बॉक्स है। और फिर मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ पर जा रही हैं। तो मैं इसको बोल दूंगा इजी, इसीलिए हम वर्ड यूज कर लेंगे, पावर ग्रिड। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। गोइंग फॉरवर्ड,
ऑयल इज अ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, वन नेम वन अदर, तो हम बता देंगे हमारे पास कोल भी है, गैस भी है, कुछ भी लिख दें। सही है, तो मैंने बोल दिया कोल। डिस्क्राइब हाउ क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, अब ये जो हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये जरा समझ लो होता क्या है हमारे पास। ये मैं आपको आंसर लिख देता हूँ हमारे पास। फर्स्टली फर्स्टली अ सर्वे इज डन टू लोकेट द ऑयल फील्ड। पहला काम ये होगा हमारे पास। फिर क्या होगा हमारे पास? आफ्टर दैट ऑयल रिग एंड डेरिक इज बिल्ड। और फिर हम लास्ट में बताएंगे क्या होगा। लास्टली pumps are used to pump the oil out। और ये क्या हुआ हमारा बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, इतनी सी बात बतानी थी हमें, हमने उसके बाद बता दी। चाहिए मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रेट टू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑयल ओवर लैंड। लैंड के ऊपर किस तरह होता है बेटा? एक होता है पाइपलाइंस के अंदर, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास रोड टैंकर्स के अंदर। एक होता है पाइपलाइंस के अंदर और एक होता है बेटा हमारे पास रोड टैंकर्स के अंदर। अब बोलता है व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंपोर्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑयल इन पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर आंसर। मैं आपको जरा बताता हूँ बेटा, हमारे पास पहली चीज क्या है। एक आप आंसर पे ले देंगे, पाकिस्तान की जो डिमांड है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूजर्स ऑफ ऑयल क्या है, ज्यादा है। और एक और वजह क्या है इसकी, एक और वजह यह है कि पाकिस्तान जो अपनी एनर्जी है वो भी किसके थ्रू जनरेट करता है, ऑयल के थ्रू जनरेट करता है हमारे पावर प्लांट्स पे। सही है। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा पाकिस्तान को, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान को लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑयल को क्या करना पड़ता है बेटा, इम्पोर्ट करना पड़ता है। चाहिए। एक बात तो हम लोग ये वाली पूरा कर देंगे, ये वाला पूरा जब आप लिखेंगे तो आपका डेवलपमेंट आराम से बन जाएगा। दूसरी बात क्या बताएंगे हम लोग, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो ओन रिजर्व्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सही है। और जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज्यादा है। तो पाकिस्तान ओन रिजर्व्स के थ्रू ऑयल की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। तभी क्या करता है पाकिस्तान बेटा, ऑयल को इंपोर्ट करता है, ड्यू टू हमारे पास ड्यू टू हमारे पास लेस क्वांटिटी ऑफ लोकली अवेलेबल ऑयल। सही है। तो हमारा इसका पॉइंट यहाँ से बन जाएगा इजीली दो। हमारे पास यहाँ पर डेवलप पॉइंट 1 ये होगा मेरा, और डेवलप पॉइंट 2 मेरा ये होगा। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब बोलता है, आसान सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये। देखो अब इसमें क्या है, पहले हमारे पास मेथड 1 था, मेथड 2 था। अब यहाँ पर हमें एक ही बात दी हुई है, यहाँ पे हमें एक ही बात दी हुई है, यहाँ पे ज्यादा सवाल हमसे उसने नहीं पूछे हुए। तो जब बेटा सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, देखो जब भी हमारे पास, याद रख लो कि जब भी सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, तो इसी में हम इसको सपोर्ट भी करेंगे और इसी में हम इसको ओपोज भी करेंगे। ओके। बोलता है यूज ऑफ सोलर पावर इज बेटर देन वेव टाइडल पावर टू हेल्प मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इससे कितने एग्री करते हैं? यूज ऑफ सोलर पावर क्या है, बेटर है देन वेव एंड टाइडल। क्या इसके अंदर हम सपोर्ट कर सकते हैं और क्या इसको हम लोग ओपोज कर सकते हैं? सही है। दो तरीके हैं, या तो इसको सपोर्ट ओपोज कर लें, या फिर आप क्या करें, इसको सपोर्ट कर लें और वेव एंड टाइडल को ओपोज कर लें, इसको सपोर्ट कर दें और वेव एंड टाइडल को ओपोज कर दें, और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा
या फिर वेव एंड टाइडल को सपोर्ट करके इसको हम लोग अपोज कर दें। तो आ जाओ, मैं बता सकता हूँ कि मैं सोलर को सपोर्ट कर दूंगा, बहुत आसान है। सही, सोलर की सपोर्ट में क्या ले सकता हूँ हमारे पास, सोलर की सपोर्ट में बात कर सकता हूँ कि सोलर जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट, पहली बात तो सोलर क्या है, रिन्यूएबल है। अच्छा, दोनों रिन्यूएबल ही हैं, सही है। तो सोलर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, सही है। सोलर इंडिपेंडेंट किस तरह होती है बेटा हमारे पास, कि हमारे पास जो यूजर्स हैं उसको अपने उनको अपने अपने हाउस में इंस्टॉल कर कर अपनी ओन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और ये क्या होती है बेटा हमारे पास, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि रिलेटिवली सस्ती होती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। वेव एंड टाइडल बहुत महंगा होता है, सही है। सबसे महंगा मेथड वेव एंड टाइडल होता है। तो क्या है हमारे पास, और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो क्या है हमारे पास, अफोर्डेबिलिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज हो जाती है। देयर फोर ये क्या है, देयर फोर ये हमारे पास मोर सस्टेनेबल मेथड है, सही है। ये और मेरा इन माय ओपिनियन मैं कहीं भी लिख दूंगा, या आई एग्री मोर विद, आई डिसएग्री विद, आप जो भी लिखना चाहें वो आप कर सकते हैं, सही है। अब मैं अगर बात करूं कि वेव एंड टाइडल के अंदर मसला क्या है, वेव एंड टाइडल के अंदर मसला क्या है हमारे पास, तो वेव एंड टाइडल को अगर मैं सपोर्ट ओपोज कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा वेव एंड टाइडल जो है ये एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट को बिल्ड करने के लिए लोन्स देने पड़ेंगे। ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट रहता है, लोन्स वाला। और इन लोन्स को अगर टाइमली रीपे नहीं किया तो डेट देना पड़ेगा, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो फर्दर हमारे पास डेट इसके ऊपर बढ़ जाएगा। और जब डेट बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी बेटा हमारी, वीक हो जाएगी, राइट। ये क्या है, हमारी इसकी डेवलपमेंट होगी। अब सर एक बात रहेगा इसके अंदर कि सर हमने तो एग्जाम्पल दी नहीं, हमने तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं दी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल कहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर हम बता दें कि हम जो टाइडल है, वेव एंड टाइडल को हम लोग कहाँ डेवलप कर देंगे। वेव एंड टाइडल विल बी डेवलप्ड along the coastline of अरेबियन सी। और ये अरेबियन सी क्या हो गया बेटा, मेरी एग्जाम्पल हो गया। ये अरेबियन सी क्या हो जाएगा, मेरी एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि अरेबियन सी 1000 किलोमीटर लॉन्ग है, तो इसको डेवलप करने में एक्सपेंसिव होगी, और फिर वही सारी बात जो हम कर सकते हैं, राइट। तो क्या हुआ, वेव एंड टाइडल कहाँ पे डेवलप होगा, अलॉन्ग साइड द अरेबियन सी डेवलप होगा। अरेबियन सी क्या बन जाएगी बेटा, मेरी एग्जाम्पल बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग रोक के आप लोगों के क्वेश्चन को देख लेता हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन 4 ही हमने करना है। पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। आप लोग पॉपुलेशन से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मगर आज को देख लेते हैं। क्या बोलता है, ये पाकिस्तान का एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन चेंज इन पाकिस्तान फ्रॉम 1950 टू 2020। डॉटेड लाइन बर्थ रेट है, स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास बिल्कुल अनब्रोकन जो लाइन है वो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। और फिर हमारे पास ये वाली जो है ये क्या है, डेथ रेट है। ये तीन वेरिएशन हमें इसके अंदर मिली हुई हैं। अब बोलता है बर्थ बर्थ रेट इन 1950 पर 1000 पीपल क्या था। हमारे पास ये जो दिया हुआ है पर 1000 पीपल ही दिया हुआ है। तो बर्थ रेट इन 1950 क्या होगा हमारे पास, आओ देख लेते हैं। वैसे बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, चैट मैं वेट कर रहा हूँ जरा, जल्दी मुझे बताया ना। बर्थ रेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, या डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन कह लो, फॉर्मूला तो नहीं, डेफिनेशन क्या होती है। ना 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 ना, नहीं यार, हम नो नो नो। बर्थ रेट क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न पर क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे जल्दी। कैसे प्रिपरेशन करें यार, इसके लिए मैं तुम लोग अलग से क्लास रख लूंगा, या तो वर्कशॉप वगैरह किसी अच्छे टीचर की कर लो, कुछ भी कर लो। पर एनम वाली वो हमारे पास होती है उसकी, नेचुरल इंक्रीज की। जी लिखना होगा।
पर 1000 पीपल, राइट, पर 1000 पीपल होती है, राइट। याद रखो इस बात को कि पर 1000 पीपल होती है। बर्थ रेट क्या होती है हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास 1950 के अंदर, 1950 के अंदर क्या है, ये क्या होगा मेरे पास? 41 होगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास फिफ्थ बॉक्स है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1, राइट, सिंपल सा है। तो हमने बोल दिया क्या होगा हमारे पास, बर्थ रेट क्या होगा? 41 होगा। डेथ रेट इन 2010 पर 1000 पीपल बता दो। डेथ रेट की लाइन कौन सी है बेटा? ये वाली लाइन है, 2010, ये रहा, 6 7 और 8। अब क्या होगा, इसको हम कर देंगे 7.5। इसको क्या कर देंगे बेटा हम लोग? 7.5 कर देंगे, क्योंकि 7 और 8 के बीच में, राइट। तो हम कर देंगे इसको 7.5। एयर विद द हाईएस्ट नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज की लाइन दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। हाईएस्ट नेचुरल इंक्रीज कौन से साल में है भाई? हाईएस्ट नेचुरल इंक्रीज कौन से साल में है? तो अगर ये मेरे पास 1980 है और 5 बॉक्सेस बाद बेटा मेरे पास आ रहा है 1990, तो यानी कि ये 1982 होगा। देखो, अगर 1980 है फिर 5 बॉक्सेस बाद 1990 है, तो ये क्या होगा? 82 होगा, ये 84 होगा, ये 86 होगा, और ये 88 होगा, और ये 90 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? हाईएस्ट कब आ रहा है? ये आ रहा है इधर। तो ये क्या होगा मेरे पास बेटा? 1988 होगा। मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 1988। स्टेट हाउ द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज कैलकुलेटेड। तो हम बताएंगे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल्स टू नेचुरल इंक्रीज। हमारे पास बेसिकली नेचुरल इंक्रीज होता है क्या है? हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो होता है वो हमारे पास नेचुरल इंक्रीज होता है। बोल रहा है स्टेट टू इम्पैक्ट्स ऑफ एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ older dependents people above age 60 over in Pakistan's population structure। अगर हमारे पास बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे तो क्या मसला होगा, क्या अच्छा होगा? अच्छा, याद रखना कि आप लोगों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम एक और भी है, मैं बताता हूँ। आप लोग जब देखते हैं ना टू इम्पैक्ट्स लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में फौरन आता है नेगेटिव। नहीं भाई, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। इम्पैक्ट जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव हो, इम्पैक्ट कैन पॉजिटिव बी, इम्पैक्ट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट। इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, राइट। ये बात दिमाग में बिठाओ। आप लोग क्या देखते हैं, और यार ये तो लिखा हुआ है इम्पैक्ट, तो ये तो बुरा ही होगा। नहीं, अच्छा भी होता है, सही है। तो हम बताएंगे एक इम्पैक्ट क्या होगा, वह ओल्डर पीपल है। तो ओल्डर पीपल क्या होता है बेटा? एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे पास ये पॉपुलेशन को गाइड कर सकते हैं। कौन सी पॉपुलेशन को? यंग पॉपुलेशन को, राइट। और फिर क्या है हमारे पास? ओल्डर पीपल है हमारे पास। तो क्या होगा? ओल्डर पीपल है तो ये रिटायर्ड होंगे बेटा, और ये डिपेंडेंट हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास? इंक्रीज कर रहे हैं क्या? बर्डन ऑन वर्किंग एज। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिख दिया पॉजिटिव। देखो, एक लिख दिया मैंने पॉजिटिव और एक लिख दिया मैंने नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि हम बुरी चीजें लिखें। एक अच्छा लिख दिया, एक बुरा लिख दिया, दोनों लिख दिया, दोनों एक्सेप्टेबल होता है, राइट। अच्छा, अब आ गया हमारे पास बार ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स शो कर रहा है। ओके भाई, नेट माइग्रेशन दी हुई हमें, बोलता है नेट माइग्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स माइनस नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स। सही है, सही है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बोलता क्या है, यूजिंग फिगर 4.2 ओनली आइडेंटिफाई अ ईयर व्हेन देयर वर मोर इमिग्रेंट्स देन एमिग्रेंट्स। हमारे पास ऐसा कौन सा साल है जब हमारे पास इमिग्रेंट्स ज्यादा थे और एमिग्रेंट्स क्या थे बेटा हमारे पास? कम थे। आ जाओ भाई। तो हमारे पास ये वाला साल देखो भाई, ये वाला साल क्या है? 1981। इसके अंदर क्या है हमारे पास? इमिग्रेंट्स मुल्क में आने वाले लोग ज्यादा हैं और इमिग्रेंट्स बाहर जाने वाले लोग क्या है? कम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1981। अच्छा सर, एक बात समझ लेना इस ग्राफ से मुताबिक कि ये जो ग्राफ इसने आपको शो किया हुआ है ना बेटा, ये इसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी इस ग्राफ के ऊपर क्या है बेटा? अप्लाइड है। तो जो कैलकुलेशन आ रही है, फाइनल कैलकुलेशन, उसने आपको वो दिखाई हुई है।
ये फॉर्मूला ग्राफ के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो फाइनल कैलकुलेशन आई कि कहीं पर हमारे पास नेट माइग्रेशन पॉजिटिव में थी, कहीं पे नेट माइग्रेशन हमारे पास नेगेटिव में थी, राइट। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे आएगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। तो इस ग्राफ के ऊपर ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्या है, अप्लाइड है। समझ लेना इस बात को, राइट। नेट माइग्रेशन रेट इन 2011 पर 1000 पीपल। आ जाओ, 2011 में क्या होगा भाई हमारे पास, नेट माइग्रेशन रेट इन 2011 कितना होगा भाई, ये लिखा हुआ है पर 1000 पीपल। क्या होगा भाई, जल्दी बताओ मुझे। सही है, सही है, आसान है हमारे पास, तो हमने लिख दिया। सही है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई पीपल मे एमिग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। सही है। एक्सप्लेन टू रीजन व्हाई मे पीपल एमिग्रेट, बाहर चले जाएं पाकिस्तान से, क्यों चले जाएंगे। पहली चीज क्या है, क्या होगा हमारे पास, यू शुड डेवलप योर आंसर, तो हम बताएंगे। फॉरेन कंट्रीज जो हैं बेटा, वो हमारे पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं। तो हमारे पास जो पाकिस्तान के लोग हैं वो क्या करेंगे, एमिग्रेट कर जाएंगे फ्रॉम पाक टू अर्न हायर वेजेस। एंड हायर वेजेस के बाद क्या होगा, एंड क्या होगा हमारे पास, इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल भी कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि सेंड मनी बैक टू द फैमिली इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। ये भी हो सकता है, सही है, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा फिर क्या है, दूसरी वजह क्या बता दूंगा मैं हमारे पास। कभी कभार हमारे पास इस तरह होता है कि लोग जो है बाहर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, राइट। तो क्या हुआ हमारे पास, हमारे पास फॉरेन जो कंट्रीज होते हैं बेटा, हमारे पास वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग पाकिस्तान से लोग क्या करेंगे हमारे पास, एमिग्रेट कर जाएंगे टू अटेंड अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, जिससे क्या होगा, उनको फ्यूचर में जॉब सिक्योर करने में इजी हो जाएगा, और उनको हायर पेड जॉब भी मिल सकती है, राइट। ये तो क्या होंगे इसके फायदे हो जाएंगे, या दो वजह हो जाएंगी, जो भी लोग हम कह लें। सर्कल द प्रोविंस विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सही भाई, पाकिस्तान में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है बेटा, पंजाब के अंदर है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ये हम एरिया का पहले हम निकालते हैं, उस जगह का एरिया निकालते हैं, फिर इधर की पॉपुलेशन निकालते हैं, फिर उन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आती है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट है। स्टेट टू फिजिकल एंड टू इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। टू फिजिकल फीचर्स और टू हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक। तो फिजिकल तो बहुत आसान है, टोपोग्राफी आ जाएगी एक तो। एरिया की टोपोग्राफी हमारे पास किस तरह की है, ये करती है हमारे पास। फिर एरिया का क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। अब बहुत ठंडे इलाकों में पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, मगर बहुत जो मॉडरेट इलाके होंगे, जो ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, उधर पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक फैक्ट हमारे पास है। फिर इकोनॉमिक में क्या है हमारे पास, वहां पर पावर सप्लाई कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर हमारे पास जो अम्यूनिटीज हैं वो नहीं है। सही, पर वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ
ट्रांसपोर्ट मैटर करती है। चाहिए तो ये क्या आसान। चूज वन फिजिकल फैक्टर दैट यू आइडेंटिफाइड इन पार्ट C2 और फिर ये करें डिस्क्राइब हाउ इट इफेक्ट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। वन फिजिकल फैक्टर पूछा था, फिजिकल में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है टोपोग्राफी, और डिस्क्राइब करना है तो बताऊंगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या बताऊंगा मैं, तो अगर हमारे पास एरिया की, हमारे पास जो टोपोग्राफी है वो फेवरेबल है, और फेवरेबल किस तरह होगी कि हमारे पास फ्लैट लैंड की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास फ्लैट लैंड अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज बिल्ड करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, राइट, फायदा हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्या है, हमारे पास टोपोग्राफी का इम्पैक्ट होता है। सही है। अब चलते हैं हमारे पास इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। बोलता है फॉलोइंग व्यूज टू व्यूज अबाउट माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान। बोलता है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल विद इन पाकिस्तान हैज मोस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों सवाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ही है। सही है। बोल रहे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और बोले नहीं विद इन का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब मैंने आपको अभी पिछले उसमें एक बात बताई थी बेटा कि हमारे पास जो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कि जो इम्पैक्ट है बेटा ये इम्पैक्ट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, किसी एक को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी एक को, ऑब्वियस सी बात है, अपोज कर रहा हूँ। किसी एक को मैं सपोर्ट करूंगा बेटा और किसी एक को अपोज करूंगा यहाँ पर। तो बोल रहा है कि विद इन का ज्यादा इम्पैक्ट है, एक बोल रहा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन का क्या है, हमारे पास ज्यादा इम्पैक्ट है। तो मेरा यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई मैं बताऊंगा हमारे पास के इसका क्या होता है, हमारे पास मोर इम्पैक्ट होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखना शुरू करूँ, मैं बताऊं कि आई एग्री विद व्यू बी, फिर मैं बताऊंगा पीपल माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज लाइक USA एंड UK। ये क्या हो जाएगी मेरी, US एंड UK हो जाएगी मेरी एग्जाम्पल। USA एंड UK क्या हो जाएगी बेटा, मेरी एग्जाम्पल हो जाएगी। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये मेरी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई, और ये मेरा हो गया ओपिनियन। दो चीजों की नीड मेरी पूरी हो गई। मैं बताऊंगा हमारे पास ये क्या करते हैं, ये बाहर जाकर गुड अर्न करते हैं, यानी कि अच्छे पैसे अर्न करते हैं। फिर क्या होता है, ये भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं कहाँ पर, टू देयर रिलेटिव्स इन पाकिस्तान। जब ये हमारे पास रेमिटेंस भेजते हैं तो क्या होता है, पाकिस्तान की जो GDP है वो क्या करती है, हमारे पास इंप्रूव करती है, और इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है। चाहिए, ये क्या है हमारे पास, इसका एक फायदा है, और मैंने इसको बता दिया कि किस तरह ये इम्पैक्ट कर रही है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, तो मैं बताऊंगा इसका लेस इम्पैक्ट क्यों है। मैं बोल रहा हूँ इसका क्या है, लेस इम्पैक्ट है, राइट। तो इसका लेस इम्पैक्ट क्यों है, अब इसके हमने ये सारी बात तो कर ली, अब मुझे इसका लेस इम्पैक्ट भी बताने हैं। सही, तो मैं बताऊंगा हमारे पास क्या होगा। माइग्रेशन ऑफ पीपल विद इन द पाकिस्तान लेस इम्पैक्ट क्यों करती है, वैसे कोई मुझे आप आइडिया दे सकते हैं हमारे पास क्या होगा। या तो मैं बहुत इसका एक बहुत कोई सिंपल सा पॉइंट बनाऊं और मैं बोलूँ कि हमारे पास जो इंटरनेशनल जो करेंसी होती है वो मोर हमारे पास क्या होती है, इंटरनेशनल जो अर्निंग्स होती हैं वो मोर हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू हमारे पास लोकल जो अर्निंग्स होती हैं। तो हम इसको भी कर सकते हैं उसके थ्रू। सही है। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या होता है, कि जो हमारे पास व्यू बी है ना, व्यू है सॉरी, मैं इसका अलग कलर से लिखता हूँ, माइग्रेशन विद इन कंट्री क्या होता है,
लेस इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है बेटा, मोस्टली पाकिस्तान में मोस्टली क्या होता है बेटा, हमारे पास जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, पाकिस्तान में जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लो होते हैं। तभी हमारे पास जो ओवरऑल जीडीपी है उस पे क्या होता है, हमारे पास कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। सही है, हमारे पास जो पाकिस्तान में जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास जो ओवरऑल जीडीपी होती है वो उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही होती। तभी क्या होता है, हमारे पास जो माइग्रेशन विद इन द कंट्री है वो क्या है, एक सिंपल सी बात है, वो होती रहती है, हर कोई करता रहता है। कभी कोई पंजाब से कराची आ गया, कभी कोई कराची से इस्लामाबाद चला गया। वो ओवरऑल इकोनॉमी पे इतना हमारे पास असर नहीं डाल रही होती है, ओवरऑल जीडीपी पे इतना असर नहीं डाल रही होती। चाहिए, तो ये क्या है, हमारे पास ओपिनियन आ गया, डेवलप पॉइंट 1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी एग्जाम्पल आ जाएगी, और ये हमारा डेवलप पॉइंट 2 आ जाए। सही है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या होता है, आज हमने जो 3 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिया, प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है। अब मैं आप लोगों को जरा यहाँ पर कोई दे देता हूँ, लेट मी स्टॉप द